नमस्कार दोस्तों, इतिहास की इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो थोड़ा आपको लेट मिल पा रहा होगा क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया है। वैसे आपका 11 बजे का इसका टाइमिंग है, सुबह के 11 बजे आपको ये वीडियो इतिहास का डेली मिलेगा और मैंने बताया जैसा कि रात के 11 बजे आपको ज्योग्राफी का वीडियो डेली मिल रहा होगा। और दोस्तों इसी सीरीज़ में मैंने कई सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर लिए हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो उसी सीरीज़ में आज का ये नया वीडियो है। आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक रहेगा, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं यहाँ घटनाचक्र पूर्वावलोकन के सारे जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर व्याख्या के साथ आपको करवा रहा हूँ। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक था ये आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास किस तरह से हुआ और उससे संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, वो सारे वीडियोस उससे संबंधित सारी की सारी यहाँ पर प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो भारत में अंग्रेजों ने जो प्रथम मदरसा स्थापित किया था ये कलकत्ता में स्थापित किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। तो मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की थी? तो ये की गई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1781 में कलकत्ता में। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे ये थे सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? सर विलियम जोन्स। ठीक है, देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1784 में वॉरेन हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की ताकि एशिया की सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके। 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज भी खोला गया। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज किसके समय और कब खोला गया था? तो इस 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से खोला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये मैंने बताया आप लोगों को, जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो ये हमारे थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी आपका दादा भाई नौरोजी नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर माइकल मधुसूदन दत्त। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान की गई थी माइकल मधुसूदन दत्त। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आपका हो जाता है। पेरिस की रॉयल सोसाइटी की जो सदस्यता है ये माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। दादा भाई नौरोजी 1892 से 1895 तक ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे। तो ब्रिटिश संसद के सदस्य कौन रहे थे? तो ये रहते दादा भाई नौरोजी। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और स्वामी विवेकानंद ने 1893 में हुई धर्मों की संसद में भाग लिया और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो ये आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इसकी जो स्थापना है 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो वो था चार्ल्स विल्किंस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम अंग अनुवाद किया जिसकी प्रस्तावना स्वयं वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका अनुवाद किया था सर विलियम जोन्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, सर विलियम जोन्स वॉरेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। इनकी प्रेरणा पर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई एवं ये स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का प्रयास किया। इसी क्रम में इन्होंने 1789 में कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया एवं इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये था आपका छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ब्रिटिश राज द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करवाने के पीछे मुख्य कारण था प्रशासन का खर्च कम करने की चिंता। इसके लिए सरकार शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी जिससे प्रशासन और ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की छोटे कर्मचारियों की बड़ी और बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो ये है चार्टर अधिनियम 1813। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया। प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था इस अधिनियम ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। वुड्स घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसे वुड्स का डिस्पैच कहा गया। 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया, परंतु साथ ही साथ देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इसके अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई। अगला है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया था। तो ये जो दिया गया था प्राथमिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 15 अगस्त 1906 को हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। राष्ट्रीय क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ और 15 अगस्त 1906 को सद्गुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। अगला है, सैडलर आयोग संबंधित था। तो ये किससे संबंधित था? ये शिक्षा से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। जो सैडलर आयोग है ये शिक्षा से संबंधित था। किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था। 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. सैडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। इसने 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक समन्वय नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किया 1917 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। तो ये किससे संबंधित हैं? ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत द थियरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए, इस वर्ग से छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुँचे। मैकाले का कहना था कि सीमित साधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थियरी के प्रतिपादक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा इसका मैकाले। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो ये जो नींव पड़ी थी ये 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। ठीक है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव है ये 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। अगला है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो ये लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में। ठीक है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिक 1828 से 35 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। बाद में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो एवं एल्फिंस्टन ने किया, जबकि HD प्रिंसेस वाच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना कब की गई? तो 1857 में की गई थी। ठीक है, भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई की स्थापना 1857 में की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी डी.के. कर्वे के। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारण मंडली की स्थापना भी की थी। 1896 ईस्वी में इन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की। उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। वर्ष 1958 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? तो ये संबंधित है वीजी तिलक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना है 1880 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के आरंभ के साथ पुणे में की गई थी तथा 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में वी.के. चिपलुंकर, वीजी तिलक एवं एम.बी. नाम जोशी प्रमुख थे। जस्टिस राणे सोसाइटी के संस्थापक नहीं बल्कि इसके 5 संरक्षकों में से एक थे। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो ये हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई थी। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 में इन्होंने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में अजमेर में, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में एवं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई थी। अगला है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो ये मैं बता चुका हूँ, राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो ये की थी मदन मोहन मालवीय ने। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। मदन मोहन मालवीय अग्रणी राष्ट्रवादी तथा देशभक्त थे। वे प्रारंभ में एक स्कूल अध्यापक तथा बाद में व्यवसाय से वकील रहे। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो शिलान्यास है ये 4 फरवरी 1916 को वसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय सर्वप्रथम घोषित किया गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को। दिए गए केंद्रीय विश्वविद्यालय में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। इसकी स्थापना से 1916 में महामना मदन मोहन मालवीय जी को जाता है। तो ये था दोस्तों आज का यहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चंस, और इसके बाद हम देखेंगे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, इससे संबंधित क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और इस तरह से जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि सारे की सारी घटना चक्र यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। लेकिन आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट फिर से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करें ताकि कंटिन्यू मैं इस सीरीज़ को जारी रख सकूँ। तो मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।